ठीक है, तो इसके बाद देखो ओम्स लॉ हम समझ गए। ओम्स लॉ बिल्कुल सिंपल सा है कि वोल्टेज को अगर बढ़ाते जाओगे, अगर एक वोल्टेज मैंने लगाया तो ये बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन अगर मैं वोल्टेज को और बढ़ा दूं तो ये और तेजी से ग्लो करेगा, और बढ़ा दूं और ज़्यादा तेजी से ग्लो करेगा, हाँ या नहीं। एक लिमिट तक ये क्या करता रहेगा, इसकी जो लाइट है वो आप देखोगे कि बढ़ती चली जा रही है ना। तो वो कैसे बढ़ती चली जा रही है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इसमें से पास कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो और ज़्यादा तेज़ी से चलने लग गए हैं, है ना। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, करंट बढ़ता जाता है। करंट बढ़ता जाता है इसका मतलब वो बहुत तेज़ी से 1 सेकंड में पास करने लगते हैं, इसका मतलब वहाँ पर हीट और ज़्यादा बनने लगती है, जिससे बल्ब और तेज़ी से ग्लो करने लगता है। तो यही होता है कि जब हम छोटी बैटरी यूज करते हैं तो छोटा सा ग्लो हो रहा होता है, और बड़ी बैटरी लगा दो और ग्लो करने लगता है बल्ब, और बड़ी बैटरी लगा दो और तेजी से ग्लो करेगा, और अगर और बड़ी लगा दें तो क्या होगा, तो वो फ्यूज हो जाएगा। हम कहते हैं ना बल्ब क्या हो गया, फ्यूज। क्या ज्यादा आ गया था घर में, वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गया था, तो हमने क्या किया, वो फ्यूज हो गया था। तो वोल्टेज ज्यादा आ गया, इस बात का मतलब कौन ज्यादा आ गया, करंट ज्यादा आ गया। इस बात का क्या मतलब है कि 1 सेकंड में यहां से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करने लग गए थे, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करने लग गए थे, इस बात का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो गई थी वहां पर, और बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो गई थी इसलिए ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया। जो इसका नाइक्रोम का जो ये वायर है ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया। समझ आया। तो यही हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है ना। V बढ़ाने पर I बढ़ जाता है, और यहां से फिर आपने मुझे एक कांस्टेंट निकाल कर दे दिया, उस कांस्टेंट की अब हम बातें कर लेते हैं। देखिए V अपॉन I किसके इक्वल होता है, R के, और यहां से I इधर लेकर जाता हूं तो फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस फॉर्मूला कौन सा है फिजिक्स में, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही, फिजिक्स में, तो आंसर है V इक्वल्स टू आई आर। एंड ये जो फॉर्मूला है ये ओम्स लॉ है। क्या है, ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला बनता है मेन हमारा, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब R यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है उससे आप डेली लाइफ में क्या समझते हो, डेली लाइफ में रेजिस्टेंस वर्ड कहाँ यूज करते हो, तो सर हम रेजिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करते, रेजिस्ट वर्ड यूज करते हैं। रेजिस्ट वर्ड तो सर हम बहुत यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, है ना। रेजिस्ट का मतलब क्या, अपोज करते हो आप किसी चीज को, है ना। आपने आपको कोई बात कही गई, आपने रेजिस्ट कर दिया, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो आप क्या कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, उस बात को अपोज कर रहे हो, है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस है, जैसा हमारी डेली लाइफ में हम रेजिस्ट टर्म यूज करते हैं, इसी तरह से फिजिक्स में भी कंडक्टर्स में ये होता है जनरली, है ना। तो होता क्या है, ये सबसे पहली चीज समझ लें कि रेजिस्टेंस है क्या चीज। देखिए सुनिए, एक वाइड पिक्चर दिखाऊंगा, पूरी एक बड़ी पिक्चर रेजिस्टेंस की। ये मैंने आपके सामने बोर्ड पर एक मेटल का पीस बनाया है, एग्जाम्पल के लिए। क्या है, मेटल, और मेटल्स जनरली आर गुड कंडक्टर्स, है ना। तो ये मेटल का पीस है। मेटल किससे मिलकर बना होता है, तो आंसर है वो एटम से मिलकर बना होता है सर। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे एटम रहे होंगे, तो उनमें से कुछ एटम मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ एटम यहाँ पर रहे होंगे ऐसे, सब सेम साइज के होंगे, सब कुछ सेम रहा होगा। एक सिंगल काइंड जो एक टाइप का मेटल होगा उसमें एक टाइप के एटम होंगे ऑफकोर्स, ठीक है। इन एटम के पास बाहर क्या मिलता है देखने को, अंदर की दुनिया तो हमें पता है, अंदर न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, लेकिन इनके बाहर क्या होता होगा। तो आंसर है सर कि अगर रूम टेम्परेचर पर वैलेंस वाले जो इलेक्ट्रॉन है अगर उनको हीट मिल जाती है तो वो क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाते हैं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ये आपने क्या बनाया सर, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या बनाया सर, ये एटम बनाया है मैंने, ये जो मेटल मैंने बनाया है, मेटल का पीस, ठीक है ना। ये उसी मेटल के पीस का क्या है, बहुत सारे एटम, ठीक है। और इनके चारों तरफ ये पॉइंट क्या बना रहे हो, ये मैं इसके फ्री इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर और कुछ एटम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, ऐसे कितने एटम होते होंगे सर, तो आपने क्या आंसर दिया था मुझे, करोड़ों, मिलियंस में होते होंगे, है ना। अच्छा, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होते होंगे सर, तो वो भी कैसे होंगे, मिलियंस में होते होंगे कुछ, ठीक है। अभी हमने कुछ बना लिए हैं समझने के लिए, ठीक। अब फिर से, जब रूम टेम्परेचर पर इन्होंने हीट ले ली है
ये तो हीट लेने पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुका है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन करता है? तो आंसर है सर ये रैंडम मोशन करता है। कैसा मोशन करता है प्यारे बच्चों? रैंडम मोशन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप मुझसे ये कह रहे हो कि सर ये इलेक्ट्रॉन भागने वाला है, जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा तो ये भागेगा, तो किधर भागेगा? तो आंसर कहीं भी भागेगा जहां इसका मन करेगा। तो बताइए क्या अब ये भागेगा तो ये इस एटम से टकरा सकता है या नहीं टकरा सकता है? तो आंसर है हाँ सर टकरा सकता है। ठीक है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाता हूं। ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराया इस एटम से और इस एटम से टकरा कर फिर इधर आया, यहां टकराया, टकराने के बाद यहां पर कोलाइड किया, यहां कोलाइड करने के बाद ये आ गया, यहां कोलाइड करने के बाद यहां आ गया, यहां कोलाइड करने के बाद यहां आ गया। इस तरह से ये क्या हो रहा है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही एटम से क्या कर रहे हैं? अपने जैसे जो भी और एटम है यहां पर उनसे क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, टक्करें हो रही हैं इनकी, ये वहां पर सीन चलता रहता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसके जो रैंडम मोशन है, इन रैंडम मोशन को अगर आप चाहते हो कि ये एक डायरेक्शन में जाने लगें तो बताइए क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है सर एक सेल या एक बैटरी लगानी पड़ेगी जो इनकी डायरेक्शन को क्या कर देगी? एक डायरेक्शन बना देगी। जो इनके रैंडम मोशन है उनकी एक डायरेक्शन बना देगी। ये कैसे पॉसिबल है? तो आंसर है कि हम अगर यहां पर एक बैटरी अप्लाई कर दें, एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दें इस तरह से, ये इस तरह से अगर मैं एक बैटरी लगा दूं तो क्या होगा? तो क्योंकि सर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये कैसा टर्मिनल है? पॉजिटिव। ये मेटल का ये वाला एंड पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहा था, या आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली इधर उधर भागने की कोशिश करता था हमेशा, अब किधर भागने की कोशिश करेगा? तो आंसर है कि सर इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इसलिए ये इसकी टेंडेंसी क्या बन जाएगी? ये किधर की तरफ भागेगा? तुरंत पॉजिटिव की तरफ। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहा था ऐसा पागलों की तरह, अब ये किधर की तरफ भागेगा? तुरंत किधर की तरफ भागना शुरू करेगा? पॉजिटिव की तरफ। एक तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, एक बात, और दूसरी बात ये भी है कि ये वाला जो नेगेटिव एंड है ये इसको क्या करना शुरू करेगा? रिपेल। ये कहेगा तुम भाग जाओ यहां से, तो ये कहेगा ठीक है मैं भागना ही चाहता हूं, किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो क्या होना शुरू हो गया सर? देखिए देखिए क्या होना शुरू हुआ। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब सुनना ध्यान से कैसे होने वाला है। ये ऐसे जा रहा था और बच्चे ने, किसी ने क्या किया, शैतान वाले बच्चे ने स्विच ऑन कर दिया। अब ये ऐसे घूम रहा था आराम से, फ्री इलेक्ट्रॉन ना, फ्री घूम रहा था। अब किसी ने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया तो इस यहां पर कैसा चार्ज आ गया? कैसा टर्मिनल आ गया? मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया। तो ये किसकी तरफ भागेगा? अब ये ऐसा जा रहा था, स्विच ऑन, हाँ मुड़ गया, ठीक है, स्विच ऑफ कर दिया, फिर घूमने लग गया ऐसे। ठीक है, स्विच ऑन, भागा। तो ये क्या करता होगा? तो आंसर है ये सर वही सारे मोशन करता होगा जो हम अपनी बाइक के साथ करते रहते हैं, ड्रिफ्टिंग। आप अपनी बाइक के साथ, साइकिल के साथ करते रहते हो ना, क्या करते हो? ऐसे जा रहे हो, ये कर दिया तो क्या कर दिया? ड्रिफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा था और जैसे ही स्विच ऑन हुआ तो इसकी टेंडेंसी क्या है? ऐसा जाने की या ऐसा जाने की। और ये किधर जाना चाहता है? फिर पॉजिटिव की तरफ। तो ये क्या करने लगता है? ड्रिफ्ट, तुरंत ड्रिफ्ट करता है। अब जब ये ड्रिफ्ट करता है तो ये किस वेलोसिटी से चलता है? जिस भी वेलोसिटी से ये चलता है उस वेलोसिटी का क्या नाम होता है? आंसर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये क्या करने लगता है? ड्रिफ्ट। ये समझ आ रहा है क्यों करता होगा ड्रिफ्ट? क्योंकि ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता होगा? तुरंत पॉजिटिव। तो ये बच्चे जो शैतान वाले होते हैं वो यही करते हैं, इनको परेशान करते हैं। कैसे करते हैं कि ये सब, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और वो क्या करते हैं? स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन करते ही ये किधर भागने लगता है? ऐसा, इनको ड्रिफ्ट करा देते हैं। अब ये सब कैसे आएंगे? अब देखो थोड़ी देर बाद की पिक्चर कैसी होगी। जो इधर उधर ये भाग रहे थे, अब इनके थोड़ी देर बाद की पिक्चर देखो कैसे ये अच्छे बच्चे बन जाते हैं।
ये सब के सब ऐसे देखो लाइन से जा रहे हैं, ऐसे सब ये जा रहे हैं ऐसे, है ना। सब अच्छे बच्चे बन गए। पहले ये फ्री बच्चे थे, फ्री बच्चे की जैसे एक छोटा बच्चा घूमता रहता है इधर उधर, किसी की नहीं सुनता, थोड़ा सा प्रिंसिपल ने कुछ दे दी डोज बढ़िया सी, तो उसके बाद ही क्या करने लगता है। अब ये देखो लाइन से जा रहे हैं सब, है ना। तो ये इस तरह से वर्क करने लगते हैं, ठीक है। तो सर जब ये लाइन से जाने लगते हैं तो क्या ये कोलाइड नहीं करते हैं? बच्चे तो बच्चे हैं, वो मानते तो फिर भी नहीं लाइन से जाएंगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से टकराते हुए जाएंगे। तो यही काम करते रहते हैं ये यहाँ पे भी। क्या करते हैं सर, ये वाली पिक्चर दिखाना। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन एक तो अपने ही एटम से पहले कोलाइड कर रहे थे, जब तक मैंने बैटरी या सेल नहीं लगाई थी। तो ये किससे कोलाइड कर रहे थे? अपने ही एटम से। अब जब ये जाते हैं तो जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ये भी ऐसे ही जा रहा होगा। तो ये ऐसे जब जा रहा है यहाँ पर, ये भी ऐसे ही जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो भी ऐसे ही जाएगा। तो क्या ये ऐसे निकल जाएगा? क्या इसे दिखाई देता है सर कि ऐसे बच बच के निकलेगा? नहीं, ये तो जाएगा, फिर से किससे टकराएगा? एटम से टकराएगा। लेकिन टकराने के बाद ये हार नहीं मानेगा, हार नहीं मानेगा। इसे कहां पहुंचना है? पॉजिटिव टर्मिनल के पास। तो टकराया, टकराने के बाद यहां पर आया, फिर भाग गया। तो ये ऐसे आता है गिरता पड़ता, जैसे टकराते 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 पहुंच ही जाता है। और अगर इसको सामने से देखोगे तो इसके मोशन कैसे दिखाई देंगे? ऐसे। सबके मोशन कैसे दिखाई देंगे? ऐसे। इनके रास्ते में बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये सबके सब पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इनके रास्ते में जो दिक्कतें आ रही हैं, उन्हीं दिक्कतों का हमने क्या रखा है, जो प्रॉब्लम ये रास्ते में फेस करते हैं ना प्यारे बच्चों, उसी का क्या नाम होता है? रेजिस्टेंस, ठीक है। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? आंसर है कि जब भी किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी या सेल लगाया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे थे, फ्रीली रैंडम कर रहे थे, वो अचानक से ड्रिफ्ट करते हैं और ड्रिफ्ट कर कर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं तो वो कोलाइड करते रहते हैं अपने एटम से, और इसकी वजह से जो स्मूथली मोशन होना चाहिए था वो स्मूथली मोशन नहीं हो पाता है। आप एक बात बताओ, ये अगर एटम यहां नहीं होता, एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूं, कि अगर ये एटम यहां नहीं होते और जैसे ही आप यहां पर स्विच ऑन करते तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता? सीधा चला जाता, कोई दिक्कत आती रास्ते में, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम आई कैसे? किसके रास्ते में? ये आ गया। अब पहले इसको इससे टकराना पड़ेगा, टकरा कर ये कहीं इधर आ जाएगा, फिर यहां पर एक और एटम है उससे टकराएगा, फिर जाकर ये यहां पहुंचा। तो ये जो एटम है ये क्या कर रहे हैं? इसके रास्ते में आ जाते हैं सामने और इसको स्मूथली फ्लो नहीं करने देते हैं। किसको स्मूथली फ्लो नहीं करने देते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को आप क्या कहते हो? करंट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट को स्मूथली फ्लो नहीं होने देते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट को ये क्या करते हैं? अपोज। कौन करते हैं? एटम। और एटम हर मटेरियल के अंदर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा होते हैं? तो आंसर है कंडक्टर्स के पास ज्यादा होते हैं, इंसुलेटर के पास कम होते हैं, ठीक है ना। वहां पर इंसुलेटर के पास जो एक आधा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो बेचारा एटम से टकरा टकरा के पूरी जिंदगी निकल जाएगी उसकी, वो यहां पर पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो उनमें जो करंट का फ्लो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम कहते हैं वो क्या है? इंसुलेटर। वो इजीली करंट को फ्लो नहीं करा पाते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर होते हैं उनको वो क्या करते हैं? वो फ्लो करा लेते हैं। उनमें रेजिस्टेंस कैसा होता है? लो। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, एटम तो ज्यादा है ही, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो बहुत ज्यादा है। तो कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन हो तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ पहुंचने में। इसके तो यहाँ पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कितने मिलियंस, तो वो तो कुछ ना कुछ पहुंचते रहेंगे, है ना। तो हम क्या कहते हैं? मेटल्स में लो रेजिस्टेंस होता है या कंडक्टर्स में लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और इंसुलेटर में बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। इस तरह से कहते हैं। तो रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया। रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या आप कहें विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन बनके तैयार हो गई, ठीक है। रेजिस्टेंस समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन
रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है सर, इट इज द, कैसी प्रॉपर्टी, ये सारी प्रोसेस कहां चल रही है, अंदर चल रही है बाहर चल रही है, अंदर चल रही है, तो इंटरनल प्रॉपर्टी, ठीक है, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर through which it opposes the motion of charge, मोशन ऑफ चार्ज, ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक करंट लिख देना, ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से क्या करता है, अपोज करता है, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एक डेफिनेशन हो गई इसकी। अब दूसरी डेफिनेशन बताइए, देखिए सुनिए ध्यान से, आपने मुझे क्या बताया था, V किसके इक्वल होता है, IR के, या आपने मुझे ओम्स लॉ बताया था। तो अगर मैं R का फॉर्मूला निकालूं तो R का क्या फॉर्मूला होता होगा सर, तो आंसर I कहां आ जाता होगा, I फॉर्मूला आया मेरे पास, इस R के फॉर्मूले से सर डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी, तो आंसर है रेजिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ व्हाट, potential difference applied across the conductor to the electric current flow through the conductor, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ V अपॉन I, V और I का जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस potential V, it is defined, it is the ratio of applied potential difference या potential difference applied on conductor to the electric current, flow through the conductor, इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट कर देना, थ्रू द कंडक्टर। एक डेफिनेशन ये बन गई। एक तो ये है कि इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर थ्रू विच इट अपोज द मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला टर्म, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R, तो आंसर है V की यूनिट क्या होती है, ये तो सर हमने पढ़ा है, वोल्ट। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। और I क्या है, करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। तो R की यूनिट क्या हुई, वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है, ये समझ आया सबको। या इसकी एक ऐसा यूनिट होती है ओम, क्योंकि ओम ने ही तो इनको डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया ओम, ठीक है ना, ये इस तरह से। और ओम का जो सिंबल होता है वो इस तरह का बनता है, ओम, ठीक है। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आंसर इज ओम, ओके। ओम क्या आपने पहली बार पढ़ा या पहले से भी पढ़ के आए हो, तो आंसर है पहली बार पढ़ा है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, आपने 1 एम्पियर पढ़ लिया, 1 वोल्ट पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, 1 ओम किसे कहते हैं, ठीक है। 1 ओम क्या होता होगा प्यारे बच्चों, तो R इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता बताओ, V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस 1 ओम कब होता होगा, जब वोल्टेज कितना अप्लाई करें हम, 1 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो होने लगे कंडक्टर से, 1 एम्पियर, है ना। तो रेजिस्टेंस कितना होता होगा उस कंडक्टर का, 1 ओम, 1 ओम, ठीक है।
तो लिखें इफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ठीक है ना, ये डेफिनेशन नोट कर लो, ठीक है। तो 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ये 1 ओम की डेफिनेशन हो गई। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें कंडक्टर पे और 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगे कंडक्टर में, तो हम कहेंगे उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, ठीक है। तो मेटल्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। कॉपर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ही दिखाता है ऑलवेज, एल्यूमिनियम एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस दिखाएगा, आयरन एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होती हैं, फिक्स, ठीक है। ओके, अब इसके बाद क्या हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं? रेजिस्टेंस क्या होता है? तो आंसर है रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट को वो अपोज कर पाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को जाने में मुश्किल होती है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो इसका एक एग्जांपल ऐसा सोच सकते हो कि मान लो ये एक पाइप है ना, और इस पाइप में से पानी फ्लो करना है। अगर ये पाइप अंदर से बिल्कुल साफ है, इमेजिन करना, जो जो बातें मैं बोलता हूँ सिर्फ इमेजिन करते रहो। पाइप अंदर से कैसा है, साफ, बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसमें से अगर मैं पानी पास कराऊं तो पानी आराम से जाएगा या नहीं जाएगा, बिल्कुल आसानी से फ्लो करेगा सर। अब दूसरी कंडीशन, उसी पाइप में मैंने मिट्टी भर दी, सैंड पार्टिकल्स भर दिए, रेत उसमें भरा हुआ है चारों तरफ, और अब पानी को फ्लो करना है उसके थ्रू। तो अब पानी अब आसानी से जाएगा या पहले आसानी से जा रहा था? पहले ज़्यादा आसानी से जा रहा था। तो बीच में जो सैंड पार्टिकल हैं वो बताइए क्या होते हैं, अगर मैं इसमें समझूं तो। हाँ, वो सैंड पार्टिकल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं पानी के लिए? रेजिस्टेंस, है ना, समझ आ रही है बात? तो इसी तरह से कंडक्टर में होता है। कंडक्टर में भी क्या होता है, एटम होते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन इजीली जाना चाहते थे, अब वो एटम क्या करते हैं, उनको रोकने लगते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, इसलिए वहां पर एक अपोजिशन आ जाता है और वो क्या बना देते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस अच्छा होता है कि खराब होता है? तो आंसर है सर ये दोनों होता है, गुड भी होता है और बैड भी होता है। गुड कैसे सर? देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करें, आराम से जाएं, तो स्मूथली अगर वो जा रहे हैं तो क्या कुछ हीट जनरेट होगी? नहीं। जब भी हम आपस में टकराते हैं, ये टकराने पर क्या जनरेट होती है? हीट। ये टकराया, हीट जनरेट हुई। तो इलेक्ट्रॉन आया, एटम से टकराया, यहाँ वहां टकराया, इधर टकराया, तो क्या डेवलप कर रहा है? हीट, ठीक है। और वो हीट ही है जो उस मेटल को क्या कर देगी? हीट। वो हीट ही है जो उस पूरे मेटल को क्या कर देगी? हीट कर देगी। अब ये देखिए, ये एक मेटल का पीस है और इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जैसे ही आपने बैटरी लगाई, स्विच ऑन किया, अब इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं एटम से और क्या डेवलप हो रही है? हीट। अब ये मेटल पूरा हीट हो चुका है। इससे आप क्या बना सकते हो? इलेक्ट्रिक हीटर बना सकते हो या नहीं? हाँ। अगर ये एक बल्ब का फिलामेंट है तो ये क्या करने लगेगा? ग्लो करने लगेगा, हाँ या ना। तो आपका गीजर है जिससे आप पानी गर्म करते हो, सर्दियों में करते हो, तो वो गीजर किस पे काम कर रहा है? रेजिस्टेंस की वजह से काम कर पा रहा है सर। अगर रेजिस्टेंस ना हो तो वहां पर हीट नहीं होगी, तो ये मेटल की प्लेट हीट नहीं करेगी। गीजर में क्या होता है? एक मेटल की प्लेट होती है जो हीट हो जाती है, उससे पानी गर्म होता रहता है ना। तो ये जो आप ओवन चला रहे हो, जो 10 चीजें आपके घर में जो हीट वाली जितनी भी लगी हुई हैं, वो सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही हैं? तो अब बताओ, रेजिस्टेंस अच्छा है कि खराब है? अच्छा है सर। खराब भी है। खराब कैसे है सर? कि अगर मुझे एक करंट को बहुत दूर भेजना है ना, तो इधर से मैंने भेजा सर 10, ठीक है। जाते जाते मैंने सोचा अगर 10 जाएगा 1 सेकंड में चला जाएगा, अगर वहां पर रेजिस्टेंस ना होता, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से वो 1 सेकंड में नहीं जा पाया, 1 घंटे में जा पाया, है या नहीं। तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो लॉस होती रही, किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। हालांकि वो यूजफुल है, वो जो हीट है हालांकि वो यूजफुल है, लेकिन जाने में क्या लगा? टाइम लगा। तो अगर मुझे करंट को दूर तक भेजना हो तो टाइम लगेगा ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस कैसा है? बैड।
और रेजिस्टेंस गुड भी है क्योंकि वो हीट जो डेवलप करता है और उसको हम यूज कर पाते हैं। तो ये गुड और बैड दोनों होता है, ठीक है। अच्छा क्या सर हम कभी ऐसा कर सकते हैं कि हम रेजिस्टेंस को चेंज कर दें? रेजिस्टेंस एक ही, आपने कहा था कि जो मेटल होते हैं उनका रेजिस्टेंस फिक्स होता है, तो अगर क्या मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा कि जैसे कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर का रेजिस्टेंस फिक्स होगा मान लो, तो क्या मैं कभी कॉपर के वायर का रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूं अपने मन से? तो आंसर है हाँ, कर सकते हो। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे आप रेजिस्टेंस को क्या कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं वही मैं आपको अब बताता हूं, ठीक है। और हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला टॉपिक क्लास 10th के लिए। देखिए सुनिए ध्यान से, हेडिंग डालिए पहले तो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, हेडिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर सुनिए। ये मैंने आपके सामने बोर्ड पर एक कॉपर का वायर बनाया और एक और वायर बनाया। दो वायर मैंने बनाए हैं और दोनों वायर की लेंथ कैसी है, डिफरेंट, ठीक है। इस वायर की लेंथ इतनी है यहां से यहां तक, इसकी यहां से यहां तक। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा, वो यहां से यहां तक आने में टक्करें होंगी उसकी एटम से, कोलिजन करते हुआ आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। आप मुझे बताओ कि यहां से यहां तक आना हो तब ज्यादा कोलिजन होंगे या यहां से यहां तक आना हो तब ज्यादा कोलिजन होंगे? नीचे वाले में सब ज्यादा कोलिजन होंगे। यहां से ऐसे गिरते पड़ते हुए आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा गिरना पड़ना पड़ेगा उसको, तब जाके पहुंचेगा यहां पर, बहुत मुश्किल होगी उसको। तो आप मुझे ये बताओ कि यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? नीचे वाले में सर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना, बहुत मुश्किल होगी जाने में, और मुश्किल का ही नाम हमने रेजिस्टेंस रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जितनी ज्यादा लेंथ उतना ही ज्यादा क्या, और बड़ी लेंथ बना दूं मैं तो क्या और ज्यादा उसको दिक्कतें आएंगी, और ज्यादा कोलिजन होंगे, तो और ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब आप कह रहे हो जितनी ज्यादा लेंथ उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। तो लेंथ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो सर मैं अगर कॉपर का इतना वायर ले लूं, इतना सा वायर, तो इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, इन तीनों में से किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा? तो आंसर है इसका। इससे कम, इससे कम, अगर मैंने तीनों का एरिया सेम लिया हुआ है, एरिया, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? अच्छा, सो आप ये कह रहे हो मुझसे कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पर कैसे डिपेंड करता है? आपने मुझे बताया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यही मैं नोट कर लेता हूँ, रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल directly proportional to the length of conductor। इसी तरह से लिख के आना एग्जाम में भी, ठीक है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर L, ठीक है। लिख लो R प्रोपोर्शनल टू L। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब सेकंड, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। दूसरा फैक्टर कौन सा है बताइए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन क्या होता है?
तो आंसर है कि सर ये आपके हाथ में एक क्यूब है, क्यूबॉइड है ना, इस क्यूबॉइड का क्रॉस सेक्शन दिखाना सर। तो फेस आपको ये दिखाई दिया, देखो ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये सर एक पाइप है, क्या है, पाइप। यहां से पानी एंटर करेगा और यहां से बाहर निकलेगा, तो ये इसका क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन। तो ये वाला जो एरिया होगा ये कहलाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बात आई आपको समझ में? ठीक है, तो चलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एरिया देख लेते हैं। एक आपके पास वायर है ऐसा, ठीक है, और एक वायर है ऐसा, इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है। अब आप मुझे ये बताओ, इन दोनों फिगर को देखकर इन दोनों में से कहां पर कोलिजन ज्यादा हो रहे होंगे और कहां पर कम हो रहे होंगे? ऊपर वाले में ज्यादा हो रहे होंगे, सही बात है। क्यों? क्योंकि सर एक छोटे से रूम में 100 लोगों को रख दिया हमने, 100 लोगों को कहाँ रख दिया, एक छोटे से रूम में, और उन्हीं 100 लोगों को एक बहुत बड़े मैदान में रख दिया। ठीक है, छोटे से रूम में अब मैंने कहा उन 100 लोगों से भागिए, आंख बंद करके भागिए। ठीक है, तो क्या होगा, वो टकराएंगे। अच्छा, मैदान में मैंने उनको भी यही बोला, आंख बंद करके भागिए। तो आप ये बताइए कहां पर कोलिजन ज्यादा होंगे? छोटे वाले रूम में, क्योंकि मैदान तो बहुत बड़ा है, तो भागेंगे तो धीरे धीरे टक्कर होंगी, कभी कभी टकराएंगे एक दूसरे से, और छोटे से रूम में तो बहुत टक्करें होंगी। तो बताइए टक्करें अगर ऊपर वाले में ज्यादा हो रही हैं, कोलिजन ऊपर वाले में ज्यादा हो रहे हैं, तो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा? ऊपर वाले। ये बात आई समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि एरिया ऑफ फ्रिक्शन जितना बड़ा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख लूं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली या डायरेक्टली? वेरी गुड, इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो आर प्रोपोर्शनल 1/a। 1/a क्यों लिखा? ये किसका दिखाने के लिए? इनवर्सली दिखाने के लिए, है ना, कि अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, इस तरह से। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये दोनों फैक्टर समझ आ गए। आगे बढ़े, इसके बाद थर्ड, इसके बाद देखिए थर्ड, नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। थर्ड लिख लीजिए, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मीनिंग ये है, कॉपर के लिए अलग होता है रेजिस्टेंस, एल्यूमिनियम के लिए अलग होता है, तो अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है ना, ये हो गया नेचर ऑफ मटेरियल। तो कितने हमने देख लिया अभी तक? एक तो लेंथ पर कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एरिया पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड थर्ड नेचर ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ मटेरियल। और एक और बना सकते हो, वो आपने कंसेप्ट अगर इतना क्लियर हो गया आपको तो आपने बना लिया होगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ऑफ कंडक्टर, है ना। जितनी ज्यादा हीट, है ना, इसका मतलब रेजिस्टेंस उतना ही वहां पर क्या है, ज्यादा। तो ये अगर कभी पूछा जाए तो अपने एक माइंड में रखो। वैसे मेन जो है वो 3 हम वही रखेंगे, ठीक है ना, 1 2 3, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया पर इनवर्सली, एंड नेचर ऑफ कंडक्टर। और ये भी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट। ठीक है ना, हीट क्या कह रहे हो सर? टेम्परेचर लिख दो ना, क्या लिख दो? टेम्परेचर, हीट मत लिखो यहाँ पर, टेम्परेचर लिख दो। टेम्परेचर पे सर कैसे ज्यादा होगा? तो आंसर है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा
उतना ही ज़्यादा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और वो उतनी ही ज़्यादा आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। उतनी ही ज़्यादा कोलिजन होंगे, उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये भी एक इसका वो हो गया फैक्टर, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। आपने मुझे क्या क्या बता दिया? पहले तो आपने मुझे ये बताया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। एक तो आपने मुझे ये बात बताई। फिर आपने मुझे बताया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। क्या मैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके लिख सकता हूँ क्या? ऐसे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, और इन्वर्सली किसके, 1/A, ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। मैंने लिखा, एक कांस्टेंट लिख रहा हूँ, ये क्या है, एक कांस्टेंट, और ये है रेजिस्टिविटी। इसको कहेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या ये क्या है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी। और ये है क्या, रो। क्या पढ़ते हैं इसको, रो। अभी क्लास 9 में कहीं मैंने डेंसिटी के लिए यूज करवाया होगा आपको कहीं कहीं पर इसको, लेकिन वहाँ पर डी से भी डिनोट कर सकते हो आप डेंसिटी को। तो और इसको पढ़ लो, क्या है ये, रो, ठीक है। सो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। पहला फॉर्मूला सर कौन सा यूज होगा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, तो वो मैं यूज करूंगा V इक्वल्स टू आई आर। ध्यान रखना, मेन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और भी दो फॉर्मूले आपने मुझे पहले ही पढ़ा दिए थे, कौन कौन से, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, याद है, सबसे पहला आपने ये फॉर्मूला पढ़ा दिया था। और कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा दिया था, V इक्वल्स टू क्या, W बाय क्यू, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना। और ये Q का एक और फॉर्मूला था टोटल चार्ज निकालने का, याद है, NE। ये तो अभी तक इस चैप्टर में ये 4 फॉर्मूले आ चुके हैं। और इसके बाद 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। यहां पर R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इन सब के मीनिंग पता चल गए, ठीक। अब इसके बाद आपने एक नया टर्म पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, अब ये भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बनाने के लिए पहले मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लेता हूँ। तो ठीक है, देखिए सुनिए, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये नोट कर लिया, ठीक है। देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ से बनाऊँ तो देखो क्या बनता होगा, बताओ। ये ए कहाँ आ जाता होगा, मल्टीप्लाई में, R इंटू में क्या, A, और L कहाँ आ जाता होगा, डिवाइड में। तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होती होगी, R A बाय L के। तो रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। अब यहीं से डेफिनेशन बनानी है इसकी, रेजिस्टिविटी की। और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन ध्यान से सुन लो बस आप, ठीक है ना। ये डेफिनेशन हम कैसे बनाते हैं उसको ध्यान से सुनिए। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने क्या बना लिया, R A बाय L। अब इसकी डेफिनेशन बनानी है, ठीक है, बनाइए डेफिनेशन। मैंने देखिए आपके सामने यहाँ पर एक कंडक्टर बना रहा हूँ, सच दैट कि वो जो कंडक्टर मैं बना रहा हूँ वो एक क्यूब है। कैसा है, क्यूबिकल, उसकी शेप क्यूबिकल है, ठीक है, ये ओके। इस क्यूब का क्रॉस सेक्शन कहाँ है सर, क्रॉस सेक्शन, तो ठीक है, अगर ये मान लो एक क्यूब है तो इस क्यूब का क्रॉस सेक्शन क्या दिखाई देगा, जो चीज़ आपको दिखाई देगी फ्रंट से, क्या दिख रही है, ये, इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है। इस वाले फेस का एरिया अगर आपको क्यूब का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो आंसर है हाँ, अगर सर इसकी साइड A है तो इसका एरिया होगा A², क्योंकि इस साइड ये भी A होगा, ये भी A होगा, तो A इंटू A, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्या, A² होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी साइड अगर 2 हो, कितनी, तो ये भी 2 हो गई, सब 2 हो गई ना, तो इसका एरिया कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, 3 हो तो, और 1 हो तो 1 का स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने इस क्यूब की जो लेंथ है, जो साइड है, वो कितनी मान ली, 1 यूनिट,
क्या मान ली? तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना होता होगा? तो आंसर है सर, अगर आपने लेंथ यानी कि साइड कितनी मानी है 1 यूनिट, तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे ना तो वो क्या होता होगा 1 स्क्वायर। एरिया कौन सा वाला सर? एरिया क्रॉस सेक्शन का एरिया। क्यूब के आप किसी भी क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालोगे कितना आएगा? 1 आएगा या नहीं आएगा? हाँ देखो ये अगर क्यूब है, अगर मान ले कि ये क्यूब है तो इसकी साइड अगर 1 है तो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता होगा? 1 होगा या नहीं होगा? ठीक है, कोई सी भी साइड की बात कर लो, सबका कितना आएगा? 1। मेरे हाथ में तो क्यूबॉइड है, इसको क्यूब मानना पहले, मेरे हाथ में तो एक क्यूबॉइड है, ठीक है ना। तो इसलिए तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर साइड 1 होगी क्यूब की तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सारे क्या होंगे? 1। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं, सुनिए ध्यान से, सबका ध्यान बोर्ड पर। ये रेजिस्टेंस लिखा है, अगर यहां पर लेंथ 1 कर दूं मैं, ठीक है, और सच दैट कि कभी लेंथ 1 करने पर उस चीज का एरिया भी क्या हो जाता हो? 1, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल हो जाती होगी? रेजिस्टेंस के। किसके इक्वल हो जाती होगी? कब हो जाती होगी? जब लेंथ क्या कर दूं और ऑल्सो एरिया अपने आप ही क्या हो जाए, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होगी? रेजिस्टेंस के। तो इसकी डेफिनेशन देखो हमने कैसे बनाई। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब। ये क्या है? क्यूब। क्यूबॉइड के लिए हो सकती थी क्या ये बात सर? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होता? अलग अलग। इस एक फेस का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग होता है, नहीं होता? तो ये बात सिर्फ किसके लिए हो सकती है? क्यूब के लिए। तो हमने थोड़ी सी चालाकी कर दी, क्यूब ले लिया। अब क्या करता हूं मैं, उसकी लेंथ 1 मान लेता हूं, तो उसका एरिया अपने आप से क्या हो जाता है? 1। अब इसकी डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज द ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर कहेंगे, चलिए यूनिट का भी नाम रख दो 1 सेंटीमीटर। फिर से, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ये बात आई समझ में? अगर किसी बच्चे का मन हो कि मैं सेंटीमीटर की जगह मीटर लिख सकता हूं क्या? ठीक है, लिखिए 1 मीटर लिखिए। तो अगर 1 मीटर लिखोगे तो एरिया कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। तब यूनिट क्या? फिर से डेफिनेशन बनाओ, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। ये बात समझ गए? ठीक, ओके। अब इसके बाद मुझे इसकी यूनिट बनवाओ। डेफिनेशन तो सब समझ गए, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, लिख लीजिए। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफर्ड बाय अ क्यूब। क्यूब की बात हो सकती है यहां पर, क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसकी यूनिट बनवाइए, ध्यान दीजिए, सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा, इसकी यूनिट बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये रेजिस्टिविटी का सर क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूला, ठीक है। इसकी यूनिट अगर आप बनाना चाहते हो तो पहले तो रेजिस्टेंस की यूनिट लिखो, कितनी होती है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट आपने क्या सिखाई मुझे? ओम। और एरिया की यूनिट आपने मुझे बताई है, कितनी होती है? मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है साइड तो, और साइड किस में है? मीटर में, ठीक है। 1 मीटर से 1 मीटर तो क्या बच जाएगा? ओम मीटर, ठीक है। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? आंसर इज ओम मीटर, ठीक है। इट्स यूनिट इज, ऐसा ही यूनिट भी लिख दो, क्योंकि ओम भी क्या है? ऐसा यूनिट, और लेंथ की मीटर भी क्या है? ऐसा यूनिट। तो ये लिख लो, इट्स ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। ओम मीटर, इसको ऐसा दिखाया करोगे, ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो फिर से एक बार रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताइए। पहले तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बताइए। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बताइए।
तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाय एल। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट बताइए, ओम मीटर। ठीक है, ये सब कुछ हो गया रेजिस्टिविटी के बारे में।